हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आज प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूँ सनाउल्लाह खान। नाजरीन, मुल्क की अपोजिशन गुज़श्ता 3 साल से सड़कों पर निकलने की बात कर रही है और अब लगता यह है कि अपोजिशन आराम से बैठ गई है। मुख्तलिफ इत्तेहाद भी बनाए, लेकिन सड़कों पर आने का जो ख्वाब था, जो नारे थे, वो बुलंद ना हो सके, ना वो हकीकत का रंग धार सके। लेकिन अब मुल्क भर के ताजर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं और अनाउंसमेंट की है तंजीम ताजरान पाकिस्तान और आल पाकिस्तान अंजुमान ताजरान ने 27 सितंबर और 29 सितंबर को इस्लामाबाद में और FBR के सामने धरनों का ऐलान किया है। इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे कि ताजरों के मुतालबात क्या हैं, उनके खदशात क्या हैं। और हमारे साथ सदर हैं तंजीम ताजरान पाकिस्तान शिव चौधरी साहब, जब से कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान अंजुमान ताजरान नईम मीर साहब। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। हम सबसे पहले कराची चलते हैं। नईम मीर साहब, क्या इशू क्या है आपको जो सेल्स टैक्स के हवाले से खदशात हैं, या इसके अलावा जो एक नया सदारती आर्डिनेंस आया है जिसमें तमाम लोगों को पाबंद किया गया है कि वो फाइलर बनेंगे, वरना उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। और बिजली के बिलों पर जो कमर्शियल बिल है या प्रोफेशनल्स के बिल हैं, उन पर एडिशनल इनकम टैक्स भी लगाया गया है। तो असल में आपके इशू हैं क्या और आपका प्लान है क्या इस्लामाबाद आने का और वहाँ पर धरना देने का? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि आपने मौका दिया है नेशनल टीवी पे और ताजरों के जो कोर इश्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए मैं और ये काशिफ साहब भी बैठे हैं, हम हाज़िर हैं। गुजारिश यूँ है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है, मैं तो सबसे पहले इस पर बात कर लूँ। इस पर तो हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कि ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है ये बुनियादी तौर पर हमारी नज़र में तो मनी बिल है, और मनी बिल जो होता है उसको पेश किया जाना और मंजूर किया जाना जो है ये कौमी असम्बली का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है। यानी ये सेनेट में भी नहीं पेश होता, ना मंजूर होता, ये सिर्फ कौमी असम्बली में पेश होता है। और मनी बिल जब पेश होता है तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है और वो मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो स्टेक होल्डर्स को बुलाती है, वो उनको सुनती है। और इसी तरह माजी में भी होता रहा और हमें बुलाया जाता रहा। जब कोई भी मसला जो हमारे मुतल्लिका होता था हम जाते थे और स्टैंडिंग कमेटी हमें सुनती थी और हुकूमत के पेश करदा मनी बिल के अंदर जो है वो तजावीज़ पेश की जाती थी जो हमारी तरफ से स्टैंडिंग कमेटी को बताई जाती थी। और उस दौरान ये होता था कि मनी बिल में तरमीम हो जाती थी। इस सदारती ऑर्डिनेंस पे आपसे कंसल्टेशन नहीं की गई? देखें, ये तो किसी से भी नहीं कंसल्टेशन की गई। हमसे क्या, ये तो रात में शब खून मारा गया है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इक्तसादियात है उस पर शब खून मारा है इन्होंने, ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है। और सदारती ऑर्डिनेंस जो होता है इसकी एक मुअय्यन मुद्दत होती है। आप मुझे बताएं, क्या आप टैक्स लॉज जो हैं उनके अंदर अगर तसलसल ना हो, उनके अंदर इस्तेहकाम ना हो, तो क्या वो टैक्स लॉज जो हैं वो पनप सकते हैं? क्या वो टैक्स लॉज जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें लोग अडॉप्ट करेंगे, इख्तियार करेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो एक मुद्दत बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या फिर दोबारा सदारती ऑर्डिनेंस आएगा? क्या जब असम्बली में जाएगा तो वो कानून ख़त्म हो जाएगा? तो उस दौरान क्या होगा? तो लिहाजा ये सदारती ऑर्डिनेंस जी नहीं मीर साहब, अब आपका प्लान है क्या? आप जो एक देखें जी, हमारा प्लान तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझसे सुने कि हमारा मसला क्या है। हमारा मसला जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन है। आज भी FBR ऑफिस कराची के अंदर, कराची के ताजरों का एक अच्छा बड़ा इज्तिमा हुआ है और हमने DG रिटेल और कराची 1 और कराची 2 के जो हमारे चीफ कमिश्नर्स हैं उनको हमने आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी है। और हमारी प्रेजेंटेशन को जब पेश किया गया और उसमें यह साबित किया गया कि ट्रेडर जो है उसने सेल्स टैक्स देना ही नहीं। पाकिस्तान के राइजुल वक्त कानून के मुताबिक ट्रेडर जो है वो तो जो माल खरीदता है इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर से, उसे 17% सेल्स टैक्स पहले अदा करता है
और जो अपने कंज्यूमर से वसूल करता है वो अपना दिया हुआ टैक्स होता है। कोई नया टैक्स रियासत ने नहीं लगाया, जो ट्रेडर ने वसूल करना है और उसने रियासत को हिसाब किताब देना है। तो लिहाजा ट्रेडर तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के राइजुल वक्त टैक्स निज़ाम में उसने सेल्स टैक्स नहीं देना। तो इस बात को काफ़ी हद तक जो है वो हमारे जो अफसरान थे FBR के, उन्होंने समझा है। उन्होंने कहा है कि वो FBR चेयरमैन और वज़ीर ख़जाना के नोटिस में हमारे तमाम खदशात और हमारी तमाम जो ब्रीफिंग है उसको लाएंगे और इंशाल्लाह को अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो पहला तो मसला ये है भाई कि ताजरों को टैक्स चोर कहते हो, ताजर जो है वो टैक्स नट में नहीं आते, कानून के मुताबिक उन पर तो टैक्स है नहीं। टैक्स आपका जो है वो कहाँ है पड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के पास, वहां पॉइंट ऑफ सेल्स लगाओ, उनसे हिसाब किताब मांगो। हमसे हिसाब किताब किस बात का मांगते हो? नहीं मीर साहब प्लान बता दें, प्लान क्या है? ये हमारा प्लान बड़ा वाजिया है, कोई दो राय नहीं है। अगर ये पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना और सेल्स टैक्स के अंदर हमारे ताजरों को जबरी रजिस्टर्ड करना ये ख़त्म नहीं होता सिलसिला, तो हमारा एहतजाज भी ख़त्म नहीं होगा। इसको मौखर करें और हमारे साथ बैठें और किसी कंक्लूजन पर पहुंचें। अगर हमारे साथ बैठकर आप बात करना चाहते हैं तो इसको मौखर करें। वजारत खजाना से या हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हुआ है आपके? जी आज राब्ता हुआ है कि आप 29 को? जी आज राब्ता हुआ है, मैंने आपको बताया आज बाज़ाब्ता में दावत दी गई थी। हम FBR ऑफिस कराची आए थे। जो DG रिटेल वो एक ओहदा है जो रिटेलर्स के लिए बनाया गया है, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। वही DG साहब जो हैं वो आज स्पेशली इस्लामाबाद से आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं चेयरमैन FBR के हुक्म से आपसे मिलने के लिए उनकी हिदायत पे आया हूं और मैंने आपकी बातें सुननी है। तो हमने अपनी सारी बातें उन्हें सुना दी। कब तक आपको जवाब कब देना है? इन्होंने FBR इन्होंने हमें कहा है कि पहले देना है आपसे? नहीं, इन्होंने हमें कल तक का वादा किया है कि ये कल तक जवाब देंगे। हमने उन्हें सीधी बात की है, हमने कहा जी आप अपने इसकी जो ड्राइव आपने चलाई है पूरे मुल्क के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने के लिए, और आपने जो है सेल्स टैक्स में जबरी रजिस्ट्रेशन और 35 लाख 55 लाख 65 लाख रुपए तक आपने जुर्माने का जो कानून बनाया है कि जो उसको उसकी अमलदारी ना करे, उसकी तामील ना करे आपके नोटिस की, तो उसको इतना जुर्माना करेंगे। तो जब तक इसको आप मनसूख नहीं करेंगे, मौखर नहीं करेंगे, हम आपके साथ किसी भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है। काशिफ चौधरी साहब, सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान के, आप भी 27 सितंबर से एहतजाज करने आ रहे हैं इस्लामाबाद। एक तो ये बता दें आपकी डिमांड्स क्या हैं, और जिस तरह अभी मीर साहब ने बताया कि हमसे तो रब्ता कर लिया गया, आपसे भी कोई रब्ता किया गया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राब्ते बहैसियत पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते हुकूमत के साथ हमारे मुसलसल जारी रहते हैं। इस वक्त भी हम हुकूमत के साथ FBR के साथ राब्ते में हैं और आला सतह पर राब्ते में हैं। मसला राब्तों का नहीं है, मसला ये है कि उन राब्तों के नतीजे में ताजरों के जायज़ हकूक़ हासिल होते हैं या नहीं होते। हमारी कोई ज़ाती डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड ये हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, पाकिस्तान के FBR की करप्शन, रिश्वत और ब्लैकमेलिंग का खात्मा किया जाए, पाकिस्तान के ताजरों को इज्जत दी जाए और काबिल इज्जत तरीके से उनसे टैक्स लिया जाए। जबकि FBR और हुकूमत का रवैया मुसलसल ये है कि जैसे ताजर टैक्स चोर हो, जैसे ये कौम टैक्स ना देती हो। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर इतने टैक्सेस हैं कि इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जब वो अस्पताल में उसकी दवाई आती है तो उस पर भी 17% जनरल सेल्स टैक्स है, और जब वो फौत होता है तो उसके जो कफन का कपड़ा है वो भी 17% जनरल सेल्स टैक्स दे के आता है। तो टैक्स तो पूरी कौम दे रही है। प्लान क्या है 27 का? देखिए, मैं इस पे आपने डिमांड्स की बात की तो मैं 3-4 मोटी डिमांड्स आपको। पॉइंट ऑफ सेल्स वो ना ताजरों की दुकानों पर बनता है, ना हमने लगने दिया है, ना हम लगने देंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि पॉइंट ऑफ सेल्स के नतीजे के अंदर दोहरी और तेहरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। दुकान ताजरों को मुंशी रखना होंगे, ताजरों को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना होंगे, अखराजात में इजाफा होगा और उसके नतीजे में कौमी आमदन में कोई इजाफा नहीं होगा। और फिर दिलचस्प बात, एक मार्केट में 1000 मुरब्बा फुट की 4 दुकानें रजिस्टर्ड होंगी और बाकी 600 या 1000 दुकान रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो कैसे मुकाबला करेगा वो? कैसे मुकाबला करेगा? इसके नतीजे में FBR की रिश्वत और करप्शन बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम ये किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो छोटे ताजर की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है,
ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, ताजर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ताजर कोई मुंशी नहीं है, ताजर एफबीआर के एहलकार का काम नहीं कर सकता। सेल्स टैक्स एट सोर्स इकट्ठा किया जाता है, वहां पे इनको निजाम बनाना चाहिए। एफबीआर अपनी नाकामियों का मलबा हम पे डालना चाहता है। प्लान क्या टाइम? हमारा प्लान बड़ा वाजे है कि 27 सितंबर तो अगर ये मुतालबात ना मानेंगे तो 27 सितंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान भर से हजारों ताजर शाहराए दस्तूर पर आएंगे। हम वजारत खजाना और एफबीआर का घेराव करेंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। ठीक है काशिफ चौधरी साहब, नईम मीर साहब, आप दोनों का शुक्रिया। और ताजरों ने ऐलान कर दिया 27 सितंबर को वो मुल्क भर से यहाँ जमा होंगे और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाज जारी रखेंगे। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो फेक किस्म के थ्रेट्स से उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर चुकी हैं और आज हुकूमत ने बाकायदा वो फेक जितने भी थ्रेट थे वो भी एक्सपोज किए हैं और इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान भी होंगे पेशावर से भी और लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत गुज़श्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दहशत गर्दी हो, चाहे भारत में पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार हों उनको निकालने का मामला हो, खेलों का में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगानी हों, या बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, या अफ़गानिस्तान में जो कुछ करता रहा है भारत गुज़श्ता 20 साल के दौरान। और पाकिस्तान ने आलमी सतह पर UN को और मगरबी ममालिक को भी, अमरीका को भी इस बारे में सबूत भी पेश किए, लेकिन पाकिस्तान का बयानिया उस तरीके से दुनिया ना तस्लीम कर रही है ना सुन रही है। और हालिया जो वाक़यात हैं जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के शेड्यूल दौरे, बल्कि न्यूजीलैंड तो यहाँ मौजूद थी, अचानक दौरे मुलतवी किए हैं और इस हवाले से आज 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपको उसमें से कुछ चीज़ें भी सुनाते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि एब्सोल्यूट नॉट जब आप कहेंगे तो फिर आपको उसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी, लेकिन आज एक डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं, फेक थ्रेड्स दिखाए गए हैं जो जनरेट हुए भारत से और उन्हीं की बुनियाद को बताया गया है कि जिसकी बिना पर ये जो दौरे हैं मुलतवी किए गए हैं। सुनाए जी फवाद चौधरी साहब और वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं। हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है कि इसको हम इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। ये ईमेल जो है ये किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से एफिलिएटेड नहीं थी, किसी SMN से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया। This is not a campaign against Pakistan. We believe this is a campaign against international cricket, and ICC must take notice of that. Threat was created from India primarily कि वो यहाँ पे जो दौरा है न्यूजीलैंड का उसको वो कैंसिल कराते। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब, ब्यूरो चीफ है हमारे इस्लामाबाद से, अली अकबर होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर से, वो भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद बिलाल हैं ब्यूरो चीफ लाहौर से, वो भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शराजी साहब, गुज़श्ता कई दिहानों से पाकिस्तान तो एक वार जंग का शिकार है, जंग का सामना है, और हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो हमारे पड़ोस में बैठा है वो जिस किस्म के इक़दाम कर रहा है और हम डोजियर पे डोजियर देते रहे हैं, सबूत दुनिया को पेश करते रहे हैं, दुनिया हमारे बयानिए पर यकीन क्यों नहीं करती। और अभी जो ये वाक़यात हुए और आज फिर दोबारा से एक फ़ेक थ्रेड दिखाए गए हैं, किस तरह वो इंडिया से जनरेट होते हैं, किस तरह फ़ेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उनकी बुनियाद पर। और न्यूजीलैंड ने जो दौरा मुलतवी किया है वो अपने थ्रेड बताने को तैयार नहीं है अभी तक पाकिस्तान को कि किस थ्रेड की बुनियाद पर उन्होंने ये दौरा मुलतवी किया, तो वजह क्या है। बस सनाउल्लाह, इस ग्लोबल विलेज के अंदर अब ये सारी मफादात की दुनिया है और जिसके मफादात जिसके साथ जुड़े हैं यकीनी तौर पे उसकी बात को सच माना जाता है, भले वो झूठ क्यों ना हो। और बाज़ औक़ात कमज़ोर ममालिक और कमज़ोर लोगों की सच्ची बात को भी ना तो सुना जाता है बल्कि उसको झूठ कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल तो इसी तरह की चल रही है, वो फैटफ का फोरम हो, वो कश्मीर के मामलात हों, या दहशत गर्दी में पाकिस्तान की जिसने 80,000 लोग गंवाए, जिसने $100 अरब का अपनी इकॉनमी का नुकसान किया, लेकिन आज
नैरेटिव किसका प्रिवेल कर रहा है दुनिया में, शायद हिंदुस्तान का कर रहा है। बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है और पाकिस्तान को उस तरह नहीं सुना जा रहा। लेकिन साथ में हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मनसूख हुआ है और उसके बाद जिस तरह हमने रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल में सुनाउल्लाह, एक तो ये कि डिफेंस और डिप्लोमेसी बड़े हसास मामला आते हैं, इस पे हर किसी को लपकुशाई नहीं करनी चाहिए। फिर ये है कि जब तक आप कोई मुनासिब तहकीकात नहीं कर लेते उससे पहले डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। तो मेरे ख्याल में इस मामले में जरूर हुआ है। आप उस पर बात कर रहे हैं जो फवाद चौधरी ने, बिल्कुल एग्जैक्टली नॉट जब कहेंगे आप जी कल आप ये कह रहे थे कि जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। गोया कि आपका इशारा शायद वाशिंगटन उनके इत्तेहादियों की तरफ था और आज आप एक यकसर मुख्तलिफ नैरेटिव के साथ आ गए और वो रिसर्च बेस्ड तहकीकात बेस्ड था, जिसमें FIA के ने आपको इनपुट दिया कि हमने चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया है और जिसके नतीजे में पता चला कि कुछ फेक अकाउंट से जिनसे इन थ्रेट अलर्ट्स को जनरेट किया गया। तो मेरे ख्याल में इन तहकीकात का इंतज़ार किया जाता तो हमें दो तरह के बयानिए सुनने को ना मिलते, एक ही बयानिया होता और बड़ा तगड़ा सा होता। तो मेरे ख्याल में उजरत नहीं करनी चाहिए। ये हमें हर बार देखने को मिलता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम अगले चंद लम्हों में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस रविश को तर्क करना चाहिए, बिलखुसूस उन लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए कि जो हुकूमतों में बैठे हैं, जिनकी बात को दुनिया में फिर एक तरह से एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है। तो आज आप एक बात कर रहे हैं, कल कोई और बात कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि फिर हमें दुनिया में संजीदगी के साथ नहीं सुना जाता। तो एक तो ये है कि जो रेलिवेंट लोग हैं उन्हीं को बोलना चाहिए और थोड़ा तहम्मुल के साथ, नबेतुल अंदाज के साथ, और बिलखसूस किसी मामले में जब तहकीकात दरकार है तो तहकीक हो जाए, जब आपके पास कुछ क्रेडिबल एविडेंस आ जाए उसी के साथ आप। ठीक है बिलाल, आप शराजी साहब की आपने बात सुनी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात की। आप क्या समझते हैं कि जो ये सूरत हाल है और जो शवाहिद पेश किए गए हैं, इस पे कोई हमारा इंटरनेशनल कोई केस बनता है? और ये भी कहा गया कि FIR दर्ज होगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं, जो IPL भी खेलते हैं, कैप्टन, उनकी जो वाइफ हैं, उनको डायरेक्ट ईमेल गई है थ्रेट की, जिसका ओरिजिन इंडिया था। सिंगापुर उसको जाहिर किया गया, लेकिन VPN के जरिए वो इंडिया से ही सारी चीज़ें हुई थी। तो इस पर कोई FIR भी दर्ज की है और इंटरपोल से भी रब्ता किया है इन्होंने कि उनके जरिए कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो इंटरनेशनली इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि भारत हमारे खिलाफ कर क्या रहा है। ये सनाउल्लाह साहब, इंडिया की जानिब से तो हमेशा ही हमारे खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज की गई हैं और पाकिस्तान को हर वक्त इस लिहाज से तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, आज जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख रशीद की हमरा और उसके अंदर जो एविडेंसेस लेके आए हैं, तो शायद पाकिस्तान को इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये 2-3 ईमेल्स और इसके IP एड्रेसेस को अगर हम जो है वो लेकर आएँ दुनिया के सामने, तो शायद ये इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा। इसके पीछे जो मज़ीद महरक़ात हैं उसको भी डिग आउट करना पड़ेगा और एक बड़ा सॉलिड केस होगा, तो ये हम इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है वो दुनिया को कन्विंस कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि माजी में भी हम काफ़ी चीज़ें इस तरह की इंडिया के खिलाफ लेकर आए, लेकिन बात वही है कि दुनिया को कन्विंस कैसे किया जाए। हमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बाकी, उनको भी अपने साथ रखना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक लॉबिंग करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा दुनिया को कि किस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। इस दफ़ा क्रिकेट का अगर ये जो इवेंट था ये हो जाता तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी एक दफ़ा दोबारा रिवाइव हो रही थी, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को दोनों सीरीज से, न्यूजीलैंड का भी और उसके बाद इंग्लैंड का भी। और ना सिर्फ ये दो ममालिक ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, बल्कि मुस्तकबिल में जो दूसरे टूर्नामेंट्स होने जा रहे थे, आपने खुद सुना होगा फवाद चौधरी ने भी बात की, ऑस्ट्रेलिया ने भी आना था, उनका भी वो वजीर दाखिला ने कह दिया कि शायद उनको भी कोई थ्रेट मिल जाए। बिलाल, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अली अकबर खान ब्यूरो चीफ हैं, हमारे पेशावर में मौजूद हैं। अली अकबर, आपने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी, कल भी सुनी होंगी और तमाम सूरत हाल को भी आप मॉनिटर कर रहे होंगे। जो बातें बताई जा रही हैं, जो फेक आईडीज का बताया जा रहा है, 3 ईमेल का बताया जा रहा है कि वो की गई हैं, और न्यूजीलैंड ने उनका जिक्र नहीं किया। न्यूजीलैंड ने एक जो है उसका जिक्र जरूर किया ईमेल का, जो गैप्टल की जो वाइफ है उनको गई थी, जिसमें थ्रेट किया गया था कि अगर पाकिस्तान आप आए खेले तो आप पर अटैक हो सकता है, और वो नाम भी उन्होंने बताया कोई हमजा अफरीदी के नाम से, इंडिया ओरिजिन से वो की गई थी। तो ये तो एक भारत के हमारे साथ अब से नहीं, काफ़ी अरसे से, कई सालों से, बल्कि
जब से पाकिस्तान बना है कोई ना कोई साजिश करता रहता है। जिस तरह हमने शुरू में बताया, पाकिस्तानी अदाकार हैं, फनकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको IPL में बैन किया, पाकिस्तानी फनकारों को बैन किया। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में आप देखते रहे हैं, पेशावर से करीब थी, आप चीज़ें देखते रहे हैं। तो हमारा अपना बयानिया क्या है? ये सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। 70-80 हज़ार लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, 150 से 200 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो चुका है। तो हमारा बयानिया किधर है? हमारा बयानिया सिर्फ ये है कि जी ये अकाउंट्स पकड़ लिए हैं और हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे, इंटरपोल से रब्ता करेंगे। तो ये सिर्फ कौम को मुतमईन करने की बातें हैं, या अमली तौर पर हम एक कौम के तौर पर इंडिया को और दुनिया को कोई मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे? सनाउल्लाह साहब, शिराई साहब ने एक बात की कि मफादात की जंग है और जिनके मफादात जिनके साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनकी बात जो है उनको सच माना जाता है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर ये डैमेज को कंट्रोल करने की एक कोशिश ज़रूर की गई है कि कल जिस तरीके से ब्लंडर किया गया, और ये कोल्ड वार है, आपको पता होता है कि कौन हमारे दुश्मन होता है, कौन हमें कहाँ से हिट करता है, लेकिन जब तक आपके पास प्रूफ्स नहीं होते तो आप ऐसे ही मतलब किसी का नाम नहीं ले सकते। इवन बड़े बड़े ममालिक जो है इस वार ऑन टेरर में और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, उनको पता है कि उनके दुश्मन कौन है, और वो बड़े ताकतवर मुल्क है, लेकिन उस वक्त तक वो इस तरह खुल के नहीं आता है जिस तरह जो है कल हमायत और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो है हुकूमत का बयानिया ऐलान किया। इससे न सिर्फ ये होता है कि अगर आपका अमेरिका में कोई फ्रेंड होता है या कोई मतलब जो है आपके सिफारतकार होता है, वहाँ पर हमदर्दी आपके लिए होती है, तो जब इस तरह की चीज़ें आ जाती है तो वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। बदकिस्मती से हमने इन जो है जो अभी मसला हो रहा है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं है, इंग्लैंड की बात नहीं है, आगे जो है T20 आ रहा है, आप उसमें भी देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ जो है इंडिया कर रहा है वो बुनियादी तौर पर एक खाका तैयार करता है, और दूसरे जो उनके साथ जुड़े हुए ममालिक हैं और जो हमें भी पता होता है कि मतलब जो है उनके मफादात उनके साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, लेकिन उनका खाका इतना मजबूत होता है कि उस पर दुनिया भी यकीन कर लेती है और वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब ये आप देखें कि गुज़िश्ता दिनों एक एंकर ने बात की और झूठी बात उसने की, लेकिन हमारी पूरी कौम को उसने ऐसे अपने पीछे लगा लिया कि हमारे DG साहब भी जब काबुल गए थे और चाय का कप जो है वो हाथ में पकड़ के, तो वो भी इसी तरीके से नहीं लगाए थे इंडियन को, एक झूठी खबर से। तो ऐसी सूरत हाल में जो आगे हम देख रहे हैं और जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं अफगानिस्तान जो है विड्रॉल के बाद, तो उसके लिए अब ये वाला काम नहीं चलेगा। हुकूमत में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको जो है उसी तरीके से बात करना या मतलब जो वो ये नहीं देखते, बस सिर्फ बात ही कर लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो हुकूमत को एक जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए और उसमें जो है हर सेक्टर से लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और पहले मतलब जो होमवर्क करनी चाहिए, खासकर ये जो 5th जनरेशन वार है कि इसमें हम जो चीज़ जो है वो किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको ये बात कर लेता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों एक गेम की वीडियो जो है वो वायरल हो गई और इवन हमारे ज्यादातर वो इतने कामयाब हुए कि पंजशीर में हमारे जहाज गए हुए और लोगों को उन्होंने कंफ्यूज किए रखा। तो ये 5th जनरेशन वार है और इसमें मतलब जो है हुकूमत को देखें इंडिया अफगानिस्तान से निकल भी चुका है और वहां पे फिर भी अभी वो अपनी जो एक अफवाह की एक फैक्ट्री है उसको चला रहा है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए। शिराई साहब, अली अकबर ने जो बात की है, जी अली अकबर जी, जहां तक इंडिया की बात अफगानिस्तान से निकलने की है, तो सनाउल्लाह साहब वहां पर रान ने इंडियस के साथ मिलकर जिस तरह ब्रेन वॉशिंग की है तो उसमें काफी टाइम लगेगा और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेना होगा और वहां पर जो है ऐसे इकदाम करने होंगे कि मतलब जो है जो उन्होंने ब्रेन वॉश किए हुए है तो उनको जो है अपने तरफ माइल किया जाए, तो उसमें काम करने की जरूरत है। ठीक है अली अकबर, आपका पॉइंट आ गया। शिराई साहब, एक तो अली अकबर ने जो बात की है और मैं भी ये कह रहा था कि इंडिया वहाँ से निकल चुका है, लेकिन ये जो सिचुएशन एकदम बनी है, पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड एंड ग्राउंड से उन्होंने दौरा मनसूख किया है पहले मैच से कबल और उसके बाद इंग्लैंड ने अनाउंस किया है, अब ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है। तो इसमें ऐसा कोई फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो भी कोई फैक्टर इसमें मौजूद है? और दूसरा यह है कि हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए इस किस्म की सूरत हाल में?
मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सूरत हाल को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जहाँ पे अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क हमसे नाराज़ है कि शायद पाकिस्तान ने उस तरह कोऑपरेट नहीं किया या उनकी शिकस्त की वजह शायद पाकिस्तान है। इसी तरह हिंदुस्तान भी समझता है कि पिछले 10-12 बरसों में जो उन्होंने स्पेस गेन की थी अफगानिस्तान में, आज उनके लिए 1 इंच भी मुयसर नहीं है, तो उसकी वजह भी पाकिस्तान को समझता है। और इससे हट के भी मेरे ख्याल में सनाउल्लाह देखा जाए, पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी की तारीख तो उतनी पुरानी जितनी इस क़याम पाकिस्तान की। 73 बरस से हमको दोस्त तो नहीं रहे कभी, कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन एक है मुल्क हम 2 लख्त हुआ है, उसके बाद कितने और इंसिडेंट्स आप गिनवाते जाएं तो एक लंबी फहरिस्त है। मेरे ख्याल में पहली बार हमें लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, एक तो मैं कहूँगा कि एक साइबर क्राइम कमिट हुआ है। दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क पाकिस्तान, जिसके खिलाफ एक पड़ोसी मुल्क से एक साइबर क्राइम हुआ है। तो अगर आज कोई दुनिया में फोरम मौजूद है जहाँ पे साइबर क्राइम्स को देखा जा रहा है, तो पाकिस्तान को उस फोरम को यूटिलाइज करना चाहिए। और फिर आप जब कहते हैं ना कि हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, तो फिर ऐसे में आपको ताकतवर अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करना होता है, उनका सहारा लेना होता है। कश्मीर में आपने देखा जब 5 अगस्त 2019 के अंदर हैसियत तब्दील की हिंदुस्तान ने और सिक्योरिटी काउंसिल में हमें नहीं सुना जा रहा था, तो हमने चीन से मदद ली और वहाँ जाके अगरचे बंद कमरे में इजलास हुआ, बट इजलास हुआ। तो मेरा ख्याल में अकेले पाकिस्तान ये जंग नहीं लड़ सकता। अगर पाकिस्तान के साथ किसी पड़ोसी मुल्क के या किसी ताकतवर मुल्क के वफादात वाबस्ता हैं, तो हमें उन फोरम्स को यूज़ करना चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर इस तरह के क्राइम्स के अगेंस्ट कोई फोरम मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये डिबेट भी हमें जनरेट करनी चाहिए। आज जो कुछ हुआ है न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से, वो छोटा इंसिडेंट नहीं है। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि दुनिया का जो 6ठा बड़ा मुल्क है वो इंसानी जानों के लिए बड़ा गैर महफूज मुल्क है। सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, इस मुल्क के अंदर सियाहत है। आप शोबों का नाम लेते जाएं, वो सारे के सारे शोबों के ऊपर दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मेरा ख्याल में हमें जहां पे इन चीज़ों को एक्सपोज करना है, वहीं पे फोरम जो मौजूद है उनको फोरम को यूज करना चाहिए। और अगर फोरम नहीं है तो उनको क्रिएट करने के लिए को जवाब भी देना जरूर देना चाहिए। ठीक है शराई साहब, एक हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम लाएंगे और बिलाल से पूछेंगे कि जो एक पंजाब हुकूमत की तरफ से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, उससे कितना डैमेज हुआ है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलाल, अब एक और इशू था, एक थ्रेट जारी हुआ था पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम का भी जिक्र था और चहलम का भी जिक्र था, और वजीर दाखिला ने और फवाद चौधरी ने उसका बात भी किया और कहा है कि वो एक मामूल का थ्रेट था, उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन साथ वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इस किस्म के थ्रेट जो है रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, इतने इनको ओपनली इनको नहीं होना चाहिए। तो ये है, उसका भी कोई मैटर था, और ये क्यों पंजाब हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती की और इस किस्म का थ्रेट जारी कर दिया जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी? देखें सनाउल्लाह साहब, ये वाकई जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है, ये एक रूटीन की चीज़ होती है, इसको ये कोई अनयूजुअल नहीं था। इस तरह के जो अलर्ट्स जारी किए जाते हैं ये हमेशा जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जैसा कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, चेलम है, इसके अलावा भी हमने देखा कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो एक तरह का अलर्ट ज़रूर जारी किया जाता है। इसको थ्रेट अलर्ट आप नाम ले लें या अलर्ट के तौर पे आप इसे ले लें कि तमाम जो कंसर्न जो इदारे होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है कि भाई आप एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें, एक इम्पॉर्टेंट जो कोई इवेंट है वो उस वक्त हो रहा है। तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आ रही थी, उसके साथ साथ चेलम भी था कुछ दिनों बाद ही, तो एक अलर्ट ज़रूर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया। लेकिन ये कोई इतना सीरियस ऐसा इशू नहीं था कि जिसको हम कहें कि इसी को बुनियाद बना के जो है ये दौरा कैंसिल कर लिया गया। जिस तरह हम ये पहले तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, शराई साहब ने भी स्टार्ट किया था और फिर अली अकबर ने भी बात की कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसको भी आप इससे ज़रूर लिंक करें। एब्सोल्युटली नॉट वाली जो बात की फवाद चौधरी साहब ने, अगरचे उनकी तरफ से ये बात कहना, इस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से डायरेक्ट ये बातें कर देना, उनकी तरफ से कहना जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा एक अलहदा इंपॉर्टेंस है, उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, ना सिर्फ अगर लेमैन बात करता है। बिलाल आपका पॉइंट आ गया। अली अकबर, अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और जो पाकिस्तान का एक रिएक्शन आया है आप क्या समझते हैं वो काफ़ी है माजी की तरह, मतलब इस तरह मौसर रिएक्शन नहीं है जिस तरह आप न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से एहतजाज करना चाहिए और उनसे बाकायदा जो नुकसान हो रहा है वो भी क्लेम करने चाहिए और आईसीसी में ये मामला उठाना चाहिए, आप क्या समझते हैं?
सनाउल्लाह साहब, असल मसला जो है वो सबको पता है। शिराई साहब ने निशानदेही भी की कि इस स्टेज पे जो है हमें हमारे जो दोस्त है, देखो अफगानिस्तान में 20 साल आपने मतलब जो है वो तबाही कर दी और आप मतलब जो आराम से निकल गए और हमने मतलब जो आपको रास्ता भी फराहम कर दिया। फिर ये देखे कि अफगानिस्तान में मतलब जो किसके मफादात है, सबसे ज़्यादा चीन के है, रशिया के है, इसी तरह और ममालिक है, और हम सैंडविच ही बन रहे हैं मतलब हर बार हर मसले में। अब ये जो इशू है इसको बिल्कुल मतलब जो है रूल आउट नहीं कर सकते। हर कोई समझता है कि ये असल इशू क्या है क्रिकेट का, क्यों मतलब जो आइस जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं। ये तो बराए नाम एक चीज़ है कि पंजाब वो वालों ने इस तरह अलर्ट जारी किया, वो एक गलती हो गई उनसे कि न्यूजीलैंड का नाम उन्होंने लिखा था। ये तो आम मामूल के अलर्ट्स होते हैं, फिर अगर वज़ीर आज़म उनसे बात कर लेते हैं तो इस तरह के मसाइल नहीं आने चाहिए थे। तो असल मसला वहाँ पे है। हम सबको मतलब जो है, जो हमारे फोरम से जो हमारे दोस्त है और जिनके मफादात वाबस्ता है इस ग्लोबल वार से, तो उनसे मिल के मतलब हमने आवाज़ उठानी है और इस इशू को जो है हर फोरम पर उठाना चाहिए। और आगे ये मसाइल और भी आएंगे, पाकिस्तान के अंदर ये हिजाब वाले मसले भी आएंगे, इसी तरह और भी आएंगे। अब उनको पता चल गया है कि वार से हम नहीं कर सकते, तो मुख्तलिफ टैक्टिक्स वो अपनाएंगे। तो उसकी हिकमत अमली भी हमें बनानी चाहिए। और जो हमारे मुल्क है जिनके लिए मतलब जो, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो हम ही आगे होते हैं और जब फायदे आते हैं तो दूसरे ममालिक ले लेते हैं। तो इस पे जरा सोच। ठीक है अली अकबर। शिराई साहब, आखिरी पॉइंट, क्या आप क्या समझते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मेरा ख्याल में अगर क्रिकेट स्पेसिफिक बात करें तो मैं समझता हूँ कि वो ममालिक जो सियासत का हिस्सा बने उनको छोड़ के हमें वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इन जैसे ममालिक के बोर्ड्स को अंगेज करना चाहिए और ICC के फोरम पे एक डिबेट जनरेट करें कि खुदा का वास्ता है सियासत खेल के अंदर नहीं आनी चाहिए, खेल को सियासत से दूर रखा जाए। और अगर ये 2 ममालिक 3 ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अगर ये सियासत का हिस्सा बने हैं तो फ्यूचर में इसका रास्ता रोकने के लिए ICC के ऊपर एक बड़ी डिबेट होनी चाहिए और इस हवाले से कोई कवानीन बनने चाहिए और कोई तरीकाकार तय होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास एविडेंस आ भी जाती है, जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता बेहतर फोरम पे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कोई मुल्क इसमें आज़ाद नहीं हो सकता, वो 2 तरफा दौरा हो या ICC के नीचे हो। एक असूल वज़ा कर दें कि एक तो ये है कि खेल से सियासत को दूर रखना है और दूसरा हमने एक पैरामीटर्स बना दिए हैं, इसके तहत अगर कोई चीज़ साबित होगी तो दोबारा मनसूख हो सकता है, अगर नहीं होगी तो आप दोबारा मनसूख करने का इख्तियार नहीं रखते। तो मेरा ख्याल में ये करेंगे अगर काम तो तब जाके, वरना इसी तरह खेल चलता रहेगा। इफ्तिखार शिराजी साहब, अली अकबर खान साहब, मोहम्मद आप बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत को खेल से अलग रखना चाहिए, दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।